बेटा नौकरी लग गई है, अब अपना घर बना लो, फिर शादी कर देंगे। अगर आपकी अभी अभी नई नौकरी लगी है और सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ, तो शायद घर में ये डायलॉग सुनने को मिल ही गया होगा। लेकिन रुकिए, पहले घर नहीं हिसाब बनाते हैं। मान लेते हैं आपकी नौकरी पुणे में लगी है और सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ। अब सबसे पहले बेसिक खर्च निकालते हैं। रेंट और मेंटेनेंस 15,000, फूड और ग्रोसरी 8,000, ट्रैवल 5,000, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट 3,000, बाकी छोटे मोटे खर्च 4,000, मतलब लगभग 35,000 बेसिक एक्सपेंसेस। अब बचे 65,000। लेकिन भाई अभी अभी नौकरी लगी है, बाइक भी लोगे, दोस्त बोलेंगे भाई पार्टी तो बनती है, कभी बाहर खाना होगा, कभी मूवी, कभी शॉपिंग और थोड़ी बहुत जिंदगी भी तो जीनी है। ऐसा थोड़ी है कि 1 लाख सैलरी लगी और आप सन्यासी बनकर बैठ गए कि मैं अब तो सिर्फ SIP करूंगा। तो इन लाइफस्टाइल और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी मान लेते हैं 7,000। अब बचे 58,000। सबसे पहले इमरजेंसी फंड। अगर आपका एसेंशियल मंथली खर्च करीब 35,000 है तो कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, यानी 35,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 2,10,000। नई नौकरी है इसलिए धीरे धीरे इसे बिल्ड करना जरूरी है। मान लेते हैं हर महीने 10,000 इमरजेंसी फंड में जा रहा है तो बचे 48,000। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कंसीडर करना चाहिए क्योंकि एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आपकी सालों की सेविंग डिस्टर्ब कर सकती है। और अगर आपके ऊपर फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो सिचुएशन के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लेते हैं हेल्थ प्लस टर्म इंश्योरेंस के लिए लगभग 3,000 पर मंथ का बजट रखा। अब बचे 45,000। आप कम से कम 15,000 पर मंथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए, SIP या आपके गोल्स के हिसाब से डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स। अब आपकी 1 लाख सैलरी में वास्तव में प्रॉपर्टी के लिए थ्योरेटिकली बचता है 30,000 के आसपास, और यही वो नंबर है जिसे देखकर आपको प्रॉपर्टी का फैसला करना चाहिए। मान लेते हैं पुणे में आपको 60 लाख का फ्लैट पसंद आ गया, आपके पास 10 लाख डाउन पेमेंट है, लोन लेना पड़ेगा 50 लाख। अगर इंटरेस्ट करीब 9% और टेनर 20 साल माने तो EMI लगभग 45,000 पर मंथ। अब जरा अपनी सैलरी देखिए, सैलरी थी 1 लाख, बेसिक एक्सपेंसेस चले गए 35,000, लाइफस्टाइल में 7,000, इंश्योरेंस 3,000, इन्वेस्टमेंट 15,000, इमरजेंसी फंड 10,000, EMI लगभग 45,000। कुल कमिटमेंट 1,15,000 और सैलरी थी 1 लाख। अब बताइए घर आपने खरीदा है या घर ने आपको खरीद लिया है? और फिर शुरू होता है EMI का चक्रव्यूह। EMI के कारण सेविंग्स कम हो तो इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड, फिर पर्सनल लोन, फिर सैलरी बढ़ने का इंतजार, सैलरी बढ़ी तो लाइफस्टाइल भी बढ़ गया और आदमी बोलता रहता है बस कुछ साल और। तो क्या 1 लाख सैलरी पर फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि कभी मत खरीदो, मैं कह रहा हूँ अभी शायद जल्दी मत करो। रेंट पर रहो, सेविंग्स बढ़ाओ, इमरजेंसी फंड बनाओ, इंश्योरेंस लो, इन्वेस्टमेंट शुरू करो, डाउन पेमेंट बढ़ाओ और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी इनकम बढ़ाओ। क्योंकि अगर आपकी इनकम 1 लाख है और आप 40-50 हज़ार EMI अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम EMI नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी आपकी इनकम उस प्रॉपर्टी के लिए कम है। और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मेरी पर्सनल राय में होम लोन की EMI आपकी मंथली इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 1 लाख की इनकम है तो मेरी कंफर्ट लिमिट 10,000 की EMI होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख की इनकम है तो 15,000 की EMI, यानी 2 लाख की इनकम है तो 20,000 की EMI। अब आप बोलेंगे लेकिन ऋषि भाई 10,000 EMI में पुणे में घर मिलेगा ही नहीं। तो मेरा जवाब है तो अभी मत लो, वेट करो, इनकम बढ़ाओ, डाउन पेमेंट बढ़ाओ, फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत करो। क्योंकि घर आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, आपकी पूरी जिंदगी घर की EMI नहीं बन जानी चाहिए। और याद रखिए EMI ज़्यादा नहीं है, हो सकता है कि अभी आपकी इनकम उस EMI के लिए कम हो।
इसलिए जल्दी मत करो, इस चक्रव्यूह में मत फंसो। और अगर आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करके आपकी ज़रूरत और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सही इंश्योरेंस कवर समझाने में आपकी मदद करेगी, ताकि आपकी ज़िंदगी भी सुरक्षित रहे और आपके बाद आपका परिवार भी फाइनेंशियली सुरक्षित रहे। आई एम ऋषि तारे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट एट CBIS एंड योर पर्सनल इंश्योरेंस एडवाइजर एट पॉलिसी बाजार। फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से सुरक्षित रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।